नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में कमजोरी बढ़ती दिख रही है। क्या ये गिरावट और बढ़ जाएगी शाम के कारोबार में? आपके लिए ट्रेड करने का क्या मौका बनेगा, ये हम आपको बताएंगे और साथ ही आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए तो गोल्ड से शुरुआत कर लेते हैं और 44,500 के नीचे इंट्राडे में गोल्ड का भाव आया है। जून का वायदा, गिरावट लगातार बढ़ी रही है, तो क्या ये गिरावट और बढ़ जाएगी? मेरा ये सवाल राजीव जी पहले आपसे होगा। क्या लगता है आपको आज शाम के लिए क्या गिरावट की गुंजाइश और बढ़ती हुई दिख रही है? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही सुबह से जो रुझान है वो नीचे की तरफ का ही बना हुआ है। और अगर इंटरनेशनल में बात करें तो $1700 के नीचे लगातार आज पूरा दिन बाजार जो है ट्रेड करता रहा है। मुझे लगता है कि अब एक लास्ट जो सपोर्ट पॉइंट है इंटरनेशनल में वो $1680 है मृत्युंजय जी। और अगर मैं उसे इंडियन मार्केट में कन्वर्ट करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 44,500 के आसपास का स्तर बनता है। तो इनकेस बाजार 44,500 के नीचे और सस्टेन किया तो जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। और उस स्थिति में बाजार मुझे लगता है 44,200 44,000 के स्तर तक भी नीचे में फिसल सकता है। परंतु 44,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और इंटरनेशनल में $1680 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, आपका क्या व्यू है अजय जी आज शाम के लिए गोल्ड के ऊपर? गुड इवनिंग मित्र जी। डेफिनेटली देखा जाए तो पिछले 2-3 सेशन के अंदर हमने कंटिन्यू गोल्ड में दबाव आते हुए देखा। खास करके अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो 1720 का लेवल जिस वॉल्यूम से तोड़ा है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट 1680 तक दिखा था। डोमेस्टिक मार्केट में नो डाउट आज हमको थोड़ा रिलीफ मिला है रुपए की वजह से। जिस ढंग से हमने देखा एक रुपए में गिरावट आई और रुपया भी 73.80-85 तक पहुंच गया है फ्यूचर्स में, उसका एक थोड़ा बहुत सपोर्ट हमको मार्केट में आते हुए मिला है। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में गिरावट रहेगी, जो डोमेस्टिक मार्केट में 44 या 250 तक का लेवल दिखा रही, बट कल बड़ा दिन रहेगा। कल यूएस के अंदर जॉय बिडेन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का एक बिल पास हो सकता है। अगर वैसा कुछ होता है तो लिक्विडिटी के चलते गोल्ड को भी एक बार फिर से सपोर्ट मिल जाए। बट टाइमिंग 1680 और डोमेस्टिक मार्केट में 44,250 तक का एक बेस गोल्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये राय हो गई आपकी गोल्ड के ऊपर। चांदी पर राजीव जी आज शाम के लिए क्या आउटलुक है आपका, और आज शाम के लिए किस तरह का ट्रेड लेना चांदी में ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, चांदी में भी हम ऑलमोस्ट सपोर्ट के पास है। 63,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से बाजार थोड़ा रिकवरी दे, मीन 64,200 के आसपास अगर चांदी मिले तो वहीं पर ही बिकवाली करनी चाहिए। इतना नीचे के स्तर पे बेचने का एडवाइस नहीं है, क्योंकि 63,500 इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ से मेक और ब्रेक दोनों काइंड ऑफ स्थिति बन सकती है। अगर बाजार ने यहाँ से एक अच्छा रिकवरी पकड़ा तो 63,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल भी बन सकता है आने वाले दिनों के लिए। तो 63,500 पे इम्पोर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। बहुत अग्रेसिव ट्रेड शॉर्ट साइड में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेंद्र का, मंदसौर से हमारे साथ। पूछिए राजेंद्र जी। हाँ नमस्कार सर, ये जुलाई तक धनिया 10,000 हो सकता है? दोनों डेट में सलाह मेरी। बताइए अजय जी। बिल्कुल, जिस ढंग से इस बार के फंडामेंटल देखे काफी साउंड और स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। खास करके धनिया की बात करें, कैरी स्टॉक कम है और मंडी ये हफ्ते में तो काफी हॉलीडे पे 2 तारीख के बाद ही ओपन होगा, तो शॉर्ट टर्म में तो मार्केट एक तेजी लग रहा है। बट जुलाई तक मुझे लगता है कि इनको 10,000 का लेवल दिखा देगा, क्योंकि फंडामेंटल इस बार काफी स्ट्रांग है। पाइपलाइन पूरी खाली है। एक्सपोर्ट पे भी डिमांड इंडिया का ही बना हुआ रहेगा अगले 3-4 महीने तक। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि 10,000 तक हम जून एंड जुलाई के फर्स्ट वीक तक देख पाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कपिल का है, कोल्हापुर से। पूछिए कपिल जी। हेलो, मेरा सवाल अजय जी से है। सिल्वर फिजिकल में बाय करना है, कौन सी भाव में लेना ठीक रहेगा?
सिल्वर फिजिकल में आप बाई करना चाहते हैं, किस भाव में लेना ठीक रहेगा, बताइए अजय जी। देखिए लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स गोल्ड और सिल्वर के अभी भी स्ट्रांग है, क्योंकि जिस ढंग से हमने देखा फेड ने लास्ट मीट में कहा था कि इंटरेस्ट रेट जल्द नहीं बढ़ेंगे, और साथ में जिस ढंग से लिक्विडिटी मार्केट में पंप की जा रही है, ये कहीं ना कहीं एक एडवर्सली इम्पैक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को, जो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करेगा। बट वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और खास करके बेस मेटल में जो गिरावट आ रही है उसकी वजह से चांदी में दबाव है। तो आई थिंक पहले भी मेरा व्यू पॉजिटिव था, बट जिस ढंग से मार्केट में बेस मेटल में गिरावट है, आई थिंक 61-62 हज़ार तक का भी अगर लेवल मिलता है तो वहाँ पे धीरे धीरे करके जमा करना चाहिए। प्राइस एक बार 65,500 के ऊपर निकल जाती है तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखेगा, जो 71,000 तक का भी लेवल दिखा देगा जून एंड तक। ठीक है, अनुराग हैं हमारे साथ, अनुराग जुड़ रहे हैं इस वक्त, पूछिए अनुराग। नमस्ते सर। सर मेरा सर मुझे सर सीपीयू और सोया तेल पे सलाह चाहिए सर। क्रूड पाम तेल और सोया तेल पर आप सलाह चाहते हैं। ओके, बताइए राजीव जी, क्या सुझाव होगा आपका इनके लिए, क्या सलाह है आपकी? मृत्युंजय जी देखिए, जिस तरह से सोयाबीन के दाम बढ़ रहे हैं उतना रिफ्लेक्शन अभी हमें डायरेक्टली जो है सोया रिफाइन में देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आज सोयाबीन में करीबन 1.5-2% की तेजी आई है, एक अच्छी रैली आई है, उसका अगर हम उसका कंपैरिजन देखें तो सोया रिफाइन डाउन है थोड़ा सा यहाँ पर। बट मुझे ऐसा लगता है कि सोया रिफाइन नीचे में 1210-1200 का एक अच्छा स्तर है खरीदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें 1160 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऊपर में मैं समझता हूँ वापस सोयाबीन 1290-1300 तक का स्तर दिखा सकता है। और जहाँ तक सीपीओ का सवाल है, सीपीओ का मृत्युंजय जी इमीडिएट सपोर्ट है 1028-20-25 से देखने को मिले, जो बाजार को वापस 1080 तक। ओके ओके, अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, पूछिए कैलाश जी। सर हैप्पी होली, नमस्कार। कॉपर का ट्रेंड बताएं सर, लॉन्ग या शॉर्ट। आपको भी हैप्पी होली। जी जी, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। कॉपर का ट्रेंड आप जानना चाहते हैं? ओके, कॉपर का ट्रेंड बताइए अजय जी, कॉपर में क्या लगता है आगे आपको, बाइंग की जाए या सेलिंग? देखिए जैसे मैंने अभी कहा था कि यूएस के अंदर एक कल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल पास होना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में चाइना मार्केट अगले हफ्ते छुट्टी पे है, शनिवार रविवार और सोमवार, उसकी वजह से मार्केट मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट कवर हो सकता है। अगर 670 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रहता तो 676 से 680 तक के भी लेवल दिखा सकते हैं, तो बेटर है बाइंग करके चलिए। 666 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी पर अपना व्यू देने के लिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं स्टील इंडस्ट्री की। जी हाँ, खास तौर से स्टील के फंडामेंटल क्या हैं, डिमांड सप्लाई के हालात क्या हैं, और स्टील इंडस्ट्री में जो दुनिया की जो ग्लोबल इंडस्ट्री है स्टील की, उसमें भारत कहां पर खड़ा है, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि चूंकि एक ग्लोबल कमोडिटी होने के नाते यहां पर क्या संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या रिस्क हैं, और इस रिस्क को कम करने में, इस ट्रेड को बेहतर बनाने में कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX की क्या बड़ी भूमिका हो सकती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। स्टील इंडस्ट्री पूरी दुनिया में चल रहे विकास कार्यों का आधार है। इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इस इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण योगदान है। स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ से किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ का अंदाजा लगाया जा सकता है। उद्योगों के लिए स्टील एक बेहद अहम इनपुट होता है, जो अर्थव्यवस्था के कामकाज के लिए जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिनमें कई उपकरण और जटिल कारखाने, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ट्रेन और विमान शामिल है। यही नहीं, रोजमर्रा के जीवन में व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अनगिनत वस्तुएं, कटलरी से लेकर कारों तक में स्टील का इस्तेमाल होता है। स्टील का उपयोग घरों और इमारतों, पुलों और ट्रांसमीटर्स के निर्माण में भी किया जाता है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील का योगदान सबसे ज्यादा है। बात अगर स्टील उत्पादन की जाए तो चीन सबसे बड़ा कंज्यूमर होने के साथ सबसे बड़ा उत्पादक भी है। पूरी दुनिया के कुल स्टील उत्पादन में अकेले चीन की भागीदारी 53% से ज्यादा है। हालांकि भारत दूसरे नंबर पर है, लेकिन चीन का उत्पादन भारत से 9 गुना से भी ज्यादा है। स्टील एक्सपोर्ट में भी चीन अव्वल है। चीन के उत्पादन और कारोबारी क्षमता की वजह से वहां से आने वाली हर खबर का स्टील इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ता है। वही अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा स्टील इंपोर्टर है।
गौरतलब है कि स्टील एक ग्लोबल कमोडिटी है। ऐसे में इस कारोबार से जुड़े लोगों के लिए कीमतों में उतार चढ़ाव का जोखिम काफी ज्यादा होता है। हालांकि एनसीडीएक्स पर मौजूद स्टील लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जोखिम को कम किया जा सकता है। एनसीडीएक्स पर मौजूद स्टील लॉन्ग फ्यूचर्स पारदर्शी होने के साथ प्राइस डिस्कवरी के लिहाज से भी काफी बेहतर है। मजबूत डिलीवरी सिस्टम के साथ पूरे वैल्यू चेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेहद फायदे का सौदा है। इस हेजिंग टूल्स के जरिए कम लागत में कारोबारी अपने मार्जिन को बनाए रख सकते हैं। अगर एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का स्टील कारोबारी हेजिंग के लिए इस्तेमाल करें तो वो लंबे समय तक कारोबार में मजबूती के साथ बने रह सकते हैं। चलिए और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मुनीश गोयल, एमडी माधव स्टील्को के। बहुत बहुत स्वागत है मुनीश जी आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि डिमांड सप्लाई के हालात को देखते हुए स्टील की इंडस्ट्री में आपको कितनी संभावनाएं दिख रही हैं और जो ग्लोबल मार्केट है स्टील का उसमें भारत कहां पर खड़ा है? गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। आपका जो सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक स्पेशल 12% to 15% ग्रोथ रेट पे जा रही है और गवर्नमेंट का जो पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो स्पेंडिंग 5 लाख करोड़ की गवर्नमेंट ने बजटिंग की है, उसके चलते स्टील जो है उसमें एक मेजर शेयर है कंजम्पशन का। करंटली अगर हम देखें ग्लोबल इंडस्ट्री के प्राइसिंग के हिसाब से तो इंडिया में जो स्टील प्राइसेस हैं आज लोएस्ट हैं, इवन चाइना से भी लोअर हैं। उसमें उसके कई कारण हैं और इसीलिए एक्सपोर्ट जो है इंडिया से दूसरे देशों को वायबल है। चाइना का इस टाइम जो एक्सपोर्ट का सिनेरियो है बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनकी डोमेस्टिक डिमांड इस टाइम अच्छी है। सो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए आने वाला समय इंडिया में स्टील के लिए बहुत ही अच्छा है और हमें स्टील की अपनी प्रोडक्शन को इनहैंस करने के लिए बहुत ही सही समय है। ओके, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जो भारत का एक्सपोर्ट का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वायबल है क्योंकि यहाँ पर दाम बहुत कम है। जब आपने ये बात कही तो अब मेरे जहन में दूसरा सवाल ये आ रहा है कि अब चूंकि आपने कहा कि ग्लोबल कमोडिटी है और लिहाजा भारत का एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत बड़ा है, आगे और हो सकता है इसमें, तो इसको देखते हुए, इस संभावनाओं को देखते हुए जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए खतरे क्या क्या हैं? क्योंकि चूंकि ग्लोबल कमोडिटी है तो उतार चढ़ाव भी ग्लोबल खबरों के आधार पर होगा, तो रिस्क क्या देख रहे हैं आप? अगर हम इमीडिएट करंट सिनेरियो की बात करें तो जो प्राइस वेरिएशन है, अगर हम यूएस और यूरोप के स्टील प्राइसेस की आज बात करें या चाइना की या इंडिया की बात करें, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंशियल है। उस डिफरेंशियल का सबसे बड़ा कारण है फ्रेट और लॉजिस्टिक्स की अनसर्टेनिटी है। वो पहले ही बहुत ज्यादा थी और सुएज में जो शिप्स हो गया था उसकी वजह से ये अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है और मेरे हिसाब से कम 1 महीना इसको लगेगा अनसर्टेनिटी खत्म होने में। उसके चलते इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में वेरिएशन बहुत है। ओके, ये देखिए आपने जो अभी जिक्र किया ताजा मामले का, स्वेज का मसला है। अब सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब इसमें रिस्क है, आपने कहा कि फ्रेट का रिस्क है, लॉजिस्टिक का रिस्क है, तो ऐसे में जो एनसीडीएक्स का स्टील लॉन्ग का फ्यूचर है उसकी कितनी बड़ी भूमिका हेजिंग में हो सकती है रिस्क कम करने के लिए? देखो, जो करंट पिछले 6 महीने साल से प्राइस की वॉलेटिलिटी चल रही है वो एक मीडियम बिजनेसमैन के लिए और इवन बड़े बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज सिनेरियो ये है कि कस्टमर प्राइस पूछता है तो उसको प्राइस देते हुए आप एकदम से घबराते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको जो स्टील है वो किस दाम में रॉ मटेरियल आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो एनसीडीएक्स या किसी भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अगर मार्केट में होता है तो उसका बहुत बड़ा एक सहारा है। करंटली एनसीडीएक्स में लिक्विडिटी थोड़ी कम है। जैसे जैसे पार्टिसिपेंट्स बढ़ेंगे और लिक्विडिटी आएगी, मैं समझता हूँ एनसीडीएक्स एक मीडियम और स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ी एसेट है और उसको अगर ढंग से यूज किया जाए तो आपकी वो बॉटम लाइन और टॉप लाइन दोनों की ग्रोथ बढ़ा सकती है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एनसीडीएक्स की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अगर लोग इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो रिस्क कम करने के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर तैयार है। बहुत शुक्रिया
मुनीश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टील के मसले पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।